हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीसीएल 2021 के टियर फर्स्ट के मैथ्स के प्रश्न सॉल्व करेंगे। और ये जो एग्ज़ाम है आपका 18 अप्रैल 2022 को शिफ्ट फर्स्ट के अंदर हुआ था, ठीक है। और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 10 है। और देखिए, अगर टाइम मिलेगा तो आज रात को भी एक 9 बजे वीडियोज़ आपको एक और मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे जो है इन सभी को विभाजित करने पर क्रम से 2, 7 और 19 शेषफल प्राप्त होता है। तो देखिए, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन सभी में से इसमें से 2 माइनस कर देंगे। और यहाँ पर 7 शेषफल बच रहा था, इसमें से 7 माइनस कर देंगे। यहाँ पर शेषफल 19 बच रहा था, तो यहाँ पर 19 माइनस कर देंगे। यानी कि ये आपके पास संख्या आ जाएगी 124। और ये आपके पास संख्या आ जाएगी यहाँ पर 217। और यहाँ पर ये आपके पास संख्या आ जाएगी 19 माइनस करेंगे तो ये आपके पास जो है 400, ये 500 और ये 589 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपके पास ये संख्या जो है, ये संख्या डिवाइड होनी चाहिए उस बड़ी से बड़ी संख्या से। तो चाहे तो आप इसको ऑप्शन से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ये तीनों संख्या अब डिवाइड होनी चाहिए उस संख्या से। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है 31 का 4 गुना 124 होता है, और 7 गुना करेंगे तो 217, और यहाँ पर 19 गुना करेंगे तो ये आपके पास 589 हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए, आपको इनका HCF कैलकुलेट करना, यानी कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करते तब भी आपके पास 31 आंसर आता। वो कैसे कैलकुलेट करते, देखिए यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितने का, ये हो जाएगा 76 और ये 17, यानी कि 93 का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 93 ऑप्शन में है नहीं, तो आप इस 93 के फैक्टर करेंगे, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 गुणा में 31। तो 31 आपका ऑप्शन में दिखाई पड़ा, आंसर लगा दीजिए। और यहाँ पर देखिए, अगर 93 ऑप्शन में होता तो आप यहाँ पर चेक करते कि ये 3 जो है हमारा HCF का हिस्सा है या नहीं। ये 3 चेक करते तो यहाँ पर ये तीसरी संख्या देखिए 3 से डिवाइड नहीं है। 3 से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब ये 3 हमारा HCF का हिस्सा नहीं है। HCF का हिस्सा सिर्फ हमारे पास 31 है, तो 31 आपके पास आंसर आता। अब इसमें देखिए, एक दुकानदार ने जो है 4600 में एक मेज और 1800 में एक कुर्सी खरीदी। वह मेज को 10% लाभ और कुर्सी को 6% लाभ पर बेचता है। तो कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर 10% कैलकुलेट कर लीजिए इसका, यानी कि 460 का लाभ हुआ, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर 6% कैलकुलेट करेंगे इसका, तो 108 हो जाएगा। और यहाँ पर 108 का प्रॉफिट हुआ, इनको ऐड कर दीजिए, यानी कि कुल प्रॉफिट कितने का हुआ, ये आपके पास 568 का प्रॉफिट हुआ। 568 का प्रॉफिट हुआ कुल कितने पर, यहाँ पर 4600 और 1800 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास इन दोनों को ऐड करेंगे, ये कितना बन जाएगा, 6400 बन जाएगा। यानी कि 6400 पर यहाँ पर प्रॉफिट होगा टोटल 568 का 6400 पर, और गुणा कर देंगे यहाँ पर 100 से। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए, प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। 2 0 से तो ये 2 0 कट जाएंगे, 8 8 64 हो जाएगा, और 8 7 56, 8 एकम 8, 71 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 8 64 8 बार चला गया, और यहाँ पर 7 बचा बटे 8, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब ये भी आसान सा प्रश्न है। इसमें देखिए, आप सबसे पहले x + 1/x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर ये 23 जो लिखा हुआ है, इसमें +2 करके आप इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। यानी कि x + 1/x की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो x³ + 1/x³ कैलकुलेट करना होता है, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 5 का क्यूब कर देते हैं, -3 गुणा में 5 कर देते हैं, 125 में से 15 घटाएंगे, 110 आंसर। अब इसमें देखिए, 450 से कम दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या तथा 650 और उससे अधिक दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है। पिछले शिफ्ट में हमने इस टाइप का प्रश्न बनाया था, वहाँ पर परसेंटेज पूछा गया था, और इंग्लिश वाले यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे डिफरेंस पूछा गया है, तो यहाँ पर आप 450 देख सकते हैं, ये आपके पास यहाँ पर 450 लिखा हुआ, इससे कम देखना है, यानी कि यहाँ पर ये 30 लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपको देखना है 650 या 650 से अधिक है, तो 650 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 650 या 650 से अधिक यहाँ पर जो डेटा लिखा हुआ है ये 35 लिखा हुआ है। तो ये इससे कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, आंसर लगा दीजिए। यानी कि इनका डिफरेंस कितने का आएगा, 5 का आएगा। अब इसमें देखिए, निम्न तालिका जो है 5 स्कूल में लड़कियों और लड़कों का अनुपात दर्शाती है, और स्कूल सी में लड़कों की संख्या का स्कूल ए में लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया पाई चार्ट जो है 5 स्कूलों में विद्यार्थियों का प्रतिशत, और तालिका प्रत्येक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दर्शाती है, आपसे बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको डेटा जो है क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये डेटा लिख देता हूँ, ये 24% लिखा हुआ है, ये आपके पास डी का है, ए का यहाँ पर
ये जो है आपके पास 28% लिखा हुआ है। और बी का आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 15% लिखा हुआ है। और ये ई का आप यहाँ पर लिखेंगे तो ये आपके पास 15% लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये 15% है, ठीक है। और यहाँ पर डी का आप देख सकते हैं ये 18% लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है, आपसे पूछा गया स्कूल सी में लड़कों की संख्या, तो स्कूल सी में आप यहाँ पर जाकर देखें तो 5 और 3 टोटल कितने हुए, 8 हुए। सी में जाकर देखें तो टोटल 8 हैं। 8 में से लड़के कितने हैं, 3 यूनिट है, यानी कि 3 ऊपर लिखेंगे और गुणा कर देंगे। सी में देखिए यहाँ पर डेटा आपके पास कितना लिखा हुआ, ए बी, और ये सी था, डी मैंने 2 बार लिख दिया, ये सी था, ठीक है। और सी का यहाँ पर 24% है, तो गुणा 24 करेंगे, 8 त्रिका 24, 3 त्रिका 9% आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से आप ई में चेक करेंगे तो ई में देख लीजिए यहाँ पर टोटल कितने हुए, 4 1 5 यूनिट हुए। और 5 में से यहाँ पर लड़कियाँ चेक करनी है, तो यहाँ पर लड़कियाँ कितनी है, 4 यूनिट है। तो 5 में से 4 यूनिट लड़कियाँ, टोटल यहाँ पर ई में देखेंगे तो यहाँ पर ये 15% लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 15 से इसको गुणा कराएंगे तो 5 त्रिका 15, 4 त्रिका 12% आपके पास आ जाएगा। आपसे यहाँ पर सी का ई के साथ रेशियो पूछा गया है, सी का ई के साथ रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो ये 9:12 हो जाएगा, यानी कि 3:4 जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर ये आपको दे रखा है और यहाँ पर कोस थीटा प्लस साइन थीटा का मान कैलकुलेट करके बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप इसको कन्वर्ट करेंगे, देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है और ये आपके पास यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 लिख सकते हैं। और ये बराबर की साइड में आपके पास जो है 3 दूनी का 6 7/2 हो जाएगा। और ये एक इधर आ जाएगा, ये 2 सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 एक इधर आ जाएगा, यानी कि 7 प्लस का 2 यानी कि 9/2 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 इधर बट्टे में आ जाएगा और फिर वर्गमूल लेंगे तो सेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो सेक थीटा की वैल्यू आपके पास 3/2 आई तो आप यहाँ पर ट्रायंगल बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो आपके पास यहाँ पर हाइपोटेनस 3 हो जाएगा, बेस 2 हो जाएगा। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 9 - 4 करेंगे यानी कि अंडर के अंदर 5 आ जाएगा। अंडर 5 इसकी वैल्यू आ चुकी है, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपके पास यहाँ पर कोस थीटा बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन ये आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है 2/3 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस के अंदर साइन थीटा का मान क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन ये आपके पास हाइपोटेनस होता है √5/3 हो जाएगा, यानी कि 2 + √5/3 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसमें देखिए एक वृत्त त्रिभुज ABC में बना है और AB BC और AC को क्रमशः बिंदुओं P Q और R पर स्पर्श करते हैं। और यदि AB - C आपको यहाँ पर सर्व समीकरण दे रखी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है ट्रायंगल ABC का परिमाप दे रखा है, तो AC की लंबाई आपको कैलकुलेट करके बतानी है। देखिए कैसे करेंगे, इसमें जो है आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। और इस ट्रायंगल के अंदर जो है एक ये वृत्त बना हुआ है और ये आपके पास ट्रायंगल है AB और ये C। इसमें यहाँ पर AB जो है यहाँ पर इस वृत्त को बिंदु P पर, BC जो है Q पर और AC जो है ये R पर स्पर्श करती है, ये आपसे बोला गया। अब यहाँ पर आपको परिमाप बताना है, तो परिमाप यहाँ पर बताया गया, ठीक है। परिमाप तो बताया गया AB प्लस का BC और प्लस का AC आप करते हैं तो ये परिमाप आता है और ये परिमाप हमें 32 बताया गया। अब देखिए यहाँ पर हमें AC का मान कैलकुलेट करना है, तो इन दोनों को भी हम AC में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, AB बराबर आपके पास इस समीकरण से आपके पास कितना आ जाएगा, इस समीकरण से आपके पास कितना आ जाएगा, AB बराबर 2 प्लस का AC आ जाएगा। तो यहाँ पर इस AB की जगह तो आप रख देंगे 2 प्लस का AC, बट यहाँ पर BC की जगह क्या रखेंगे, देखिए BC की जगह आप जब कैलकुलेट करते हैं इससे, ये आपके पास BC बराबर 4 माइनस का AB, ये आपके पास यहाँ पर BC बराबर आ जाएगा, BC बराबर आ जाएगा AB माइनस का 4। बट यहाँ पर AC में कन्वर्ट करना था तो यहाँ पर नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप इन समीकरणों को यहाँ पर लिखिए AB माइनस का BC और ये बराबर 4 है। और दूसरे समीकरण आपको दे रखिए AB माइनस का AC और ये आपके पास बराबर 2 है। इन दोनों को सॉल्व करिए, यानी कि माइनस करेंगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यानी कि AB से AB कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा AC माइनस का BC और ये बराबर की साइड आपके पास 2 बचेगा, यानी कि AC बराबर यहाँ से, ये एक सेकेंड, BC बराबर आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, BC बराबर यहाँ से आपके पास आ जाएगा BC बराबर AC, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पर,
ये बी सी बराबर आ जाएगा यहाँ पर ए सी माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पर इस बी सी की जगह आप क्या रखेंगे, ए सी माइनस का 2 रखेंगे और ये प्लस का ए सी और ये बराबर की साइड आपके पास 32 है। कैलकुलेट कर दीजिए, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ये 3 ए सी आएगा और ये बराबर की साइड आपके पास 32 है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ए सी बराबर क्या आ जाएगा, 32/3 आ जाएगा। और ये आपसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, जिसके चलते ग्राहक 360 में 2 किलो अधिक वस्तु खरीद सकते हैं। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलो ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ये आपके पास 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी कि 5 से 1 कम हो गया प्राइस से, तो यहाँ पर 5 से ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास प्राइस में रेशियो आ जाएगा। तो कंजम्पशन में रेशियो आपके पास क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4:5 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंजम्पशन जो है यहाँ पर 1 से बड़ा, जबकि यहाँ पर आपको बोला गया था कि ये 2 किलो अधिक खरीद सकता है, यानी कि इस 1 यूनिट की वैल्यू 2 किलो है। तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं ये अब कितना खरीद पा रहा है, यानी कि ये भी 5 ना होकर 5 का 2 गुना करते हैं, यानी कि अब ये 10 किलो खरीद पा रहा है। और ये 10 किलो कितने में खरीद पा रहा है, 360 रुपये में खरीद पा रहा है। तो यहाँ पर ये बराबर दे रखा है 360 रुपये, तो 10 किलो बराबर 360 रुपये, तो 1 किलो बराबर कितना हो जाएगा, 36 रुपये हो जाएगा। और 1 किलो बराबर 36 रुपये है, तो यहाँ पर अब ये खरीद कितने में पा रहा है, 4 में, यानी कि इस 4 यूनिट की वैल्यू जो है आपके पास 36 आई। तो यानी कि डेटा यहाँ पर 9 गुना लिखा है। आपको बताना था कि पहले जो मूल्य था वो कितना है, तो पहले मूल्य 5 यूनिट था, ये भी 5 न होकर 5 का 9 गुना हो जाएगा, यानी कि 9×5 = 45 जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए 10 मीटर और 17 मीटर ऊंचाई वाले 2 स्तंभ भूतल में स्थापित हैं। स्तंभों के आधारों के बीच की दूरी आपको दे रखी 24 मीटर, उनके शीर्ष के बीच की दूरी ज्ञात करके आपको बताने। तो यहाँ पर बना लेते हैं, ये आपके पास एक पहला स्तंभ हो जाएगा और ये मान लीजिए आपके पास दूसरा स्तंभ है। ठीक है, अब इनके आधारों के बीच की दूरी आपको बताएगी कितनी, 24 मीटर है, ये 24 मीटर है। और यहाँ पर इनके शीर्षों के बीच की दूरी आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपके पास इस स्तंभ की जो है लंबाई 17 मान लीजिए, क्योंकि ज़्यादा आपके पास ये वाले 17 मीटर और 10 मीटर आप ये मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप इसको इस तरह से परपेंडिकुलर मिलाएं, लंबवत मिलाएं, तो ये कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली 10 है, तो यहाँ पर ये वाली भी 10 हो जाएगी, तो ये टोटल 17 थी, यानी कि ये 7 बच जाएगी। और यहाँ पर ये इसके समांतर होगी, यानी कि 24 है, तो ये भी आपके पास 24 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। और यहाँ पर देखिए 7 है, ये 24 है, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं हाइपोटेनस। 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा और प्लस के अंदर ये 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ऐड कराएंगे तो अंडररूट के अंदर आपके पास बनेगा 625 और 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25, यानी कि इनके शीर्षों के बीच की दूरी कितनी आई, 25 मीटर। इसमें देखिए 2014, 2016 और 2017 में कैंप ए में नामांकित छात्रों का 2015, 2018, 2019 में कैंप बी में नामांकित छात्रों से अनुपात कितना, ये कैलकुलेट करना। इंग्लिश वाले से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, देखिए 2014, 2016 और ये 2017 में आपको देखना है ए में, तो यहाँ पर ए आपके पास रेड कलर में लिखा हुआ है, ये 160 हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा और ये 220 हो जाएगा। तो 300 और 220 यानी कि टोटल 520 हुआ। इसी तरह से यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लेंगे 2015 और 2018, 2019 में, ये आपको यहाँ पर बी का देखना है, यानी कि 240 हो जाएगा, ये आपके पास 200 हो जाएगा, यानी कि 440 और ये आपके पास 440 और 280, यानी कि आपके पास 520 और 720 आपके पास इनका टोटल हो जाएगा। इनका रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, तो 0 से तो 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 13 चौक 52, 18 4 72, 13:18 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक घन के प्रत्येक फलक से 4 सेंटीमीटर व्यास का एक अर्धगोलाकार गड्ढा काटा जाता है। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए अगर यहाँ पर गोला नहीं काटते तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कितना होता घन का, भाई आपके पास भुजा है 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता। ठीक है, ये ए मान लेते हैं, तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर ये होता। अब इसमें आप यहाँ पर प्लस कर देंगे क्योंकि यहाँ पर गड्ढा काटा गया है। अब ये आपको थोड़ा सा दिमाग में सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब इस घन से अगर ये गड्ढा काटा गया तो ये गड्ढे के अंदर कुछ इस तरह से यहाँ खाली स्पेस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्पेस आपके पास यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल बढ़ेगा ये कितने से बढ़ेगा, तो यहाँ पर पूरा गोला आपके पास कितने का होता है 4πr²। इसका पूरा क्षेत्रफल कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना होता है 4πr² होता है।
अब यहाँ पर ये अर्धगोला काटा गया यानी कि अंदर की ओर अर्धगोला बनेगा, तो यहाँ पर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर बढ़ेगा। तो अगर पूरे गोले का क्षेत्रफल आपके पास 4πr² है, तो यहाँ पर अर्धगोले का क्षेत्रफल ये आपके पास इधर का अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। तो ये 2πr² से ये क्षेत्रफल बढ़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं इसमें ऐड करा के, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पर कर देते हैं 2πr² ऐड। बट यहाँ पर ये एक गोला काटा गया। इसी तरह से आपके पास टोटल 6 फलक हैं और 6 फलकों पर अगर आप यहाँ पर काटेंगे, एक नीचे भी यहाँ पर इस पर भी अर्धगोला कटेगा और एक इस साइड भी अर्धगोला कटेगा और एक पीछे की साइड भी अर्धगोला कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनका क्षेत्रफल जब इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर टोटल देखिए 6 हो जाएंगे, क्योंकि 6 फलक हैं तो यहाँ पर 6 2πr² ऐड होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अगर आप इस पूरे क्षेत्रफल, इसका पूरा क्षेत्रफल कैलकुलेट किया था, तो इसमें देखिए यहाँ पर जो है यह वर्ताकार भाग जो है इसका क्षेत्रफल भी आपके पास इसमें ऐड था। यानी कि ये जो आपके पास सर्किल बन रहा है, अब ये आपके पास है नहीं, क्योंकि यहाँ पर अर्धगोला ये आपके पास खोखला बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऊपर का क्षेत्रफल नहीं हो ऐड होगा इसमें, ये इसमें से माइनस होगा। यानी कि यहाँ पर इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr²। तो πr² आप इसमें से माइनस कराएंगे। बट यहाँ पर टोटल फिर से 6 फलक थे, तो इसका 6 गुणा करके इसमें से माइनस कराएंगे। तो देख लीजिए 6 दूनी का 12 πr² ये और 6 πr² ये माइनस होगा, तो ये आपके पास 6 गुणा भुजा स्क्वायर और प्लस का 6 πr² बच जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए और यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू आपके पास 10 है, आर की वैल्यू यहाँ पर व्यास आपके पास 4 है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 4/2 यानी कि बराबर 2। वैल्यू पुट करेंगे तो 6 गुणा यहाँ पर 10 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस के अंदर 6 गुणा में 22/7 और आर का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर आप करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये आपके पास 600 हो जाएगा। प्लस के अंदर ये देखिए 600 के 24 दूनी का 48 हासिल 4 आएगी और 24 दूनी का 48 4 52 हो जाएगा बट्टे 7। 600 प्लस में आ जाएगा ये आपके पास 7 7 49 हो जाएगा। 3 बचा 7 पंजे 35 3 बचा बट्टे 7 यानी कि 675 सही 3/7 जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए एक पुरुष एक महिला और एक लड़का एक काम को क्रम से 3 4 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को एक दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये मान लीजिए मेल है और ये आपके पास फीमेल है और ये बॉयज़ हैं, ठीक है। ये आपको बोला गया 3 दिन में कर सकते हैं, ये 4 दिन में और ये 12 दिन में। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 12 होगा और ये इसकी एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे बोला गया उसी काम को एक दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को, एक पुरुष और एक महिला के साथ। देखिए एक पुरुष है और एक महिला है, इसके साथ हम मान लेते हैं यहाँ पर x लड़के जो है लगाए जाएंगे और ये काम हमें एक दिन में कंप्लीट करना है तो गुणा 1 कराएंगे और ये टोटल काम है कितना 12 यूनिट का ये टोटल वर्क, ठीक है। तो ये बराबर हम 12 कर देंगे। यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी रख के जो है कैलकुलेट कर लीजिए। मेल की एफिशिएंसी आपके पास 4 यूनिट है, फीमेल की एफिशिएंसी जो है 3 यूनिट है और बॉयज़ की एफिशिएंसी 1 यूनिट है। तो देखिए 4 3 7 और प्लस का x इंटू में 1 है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो 7 प्लस का x आ जाएगा बराबर 12। तो 7 इधर माइनस होगा, x बराबर कितना आ जाएगा 5। x हमने यहाँ पर लड़कों की संख्या मानी थी, यानी कि कितने लड़के लगाए जाने चाहिए, 5 लड़के। इसमें देखिए 32,000 की राशि त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि की जाने वाली 20% वार्षिक दर पर 9 महीने में जो है कितनी हो जाएगी, आपको कैलकुलेट करना। तो इसमें देखिए यहाँ पर 9 महीने आपको टाइम दिया गया टोटल टाइम और त्रैमासिक यानी कि 3 महीने से जो है ये ब्याज कंपाउंडेड होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये आपके पास यहाँ पर जो है प्रश्न है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 मासिक यानी कि 3 महीने से त्रैमासिक से यहाँ पर कंपाउंडेड होता है। इसका मतलब 3 महीने 1 साल का कितना होता है, 1/4 होता है। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपके पास ये भी 1/4 हो जाएगी, यानी कि 20 ना होकर ये भी 20 का 1/4 कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है, यानी कि 20 पर 1 का ब्याज मिलेगा। तो 20 की राशि आपके पास 21 हो जाएगी। बट यहाँ पर देखिए ब्याज कितनी बार कंपाउंडेड होगा टोटल, भाई 9 महीने का टोटल टाइम दे रखा है और 3 महीने से ब्याज कंपाउंडेड होता है। तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9/3 करेंगे यानी कि 3 आ जाएगा, यानी कि ब्याज हमारा 3 बार कंपाउंडेड होगा। तो 3 साल का कैसे कैलकुलेट करते हैं, पावर 3 कर देते हैं, उसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। 8000 आपके पास हो जाएगा और ये आपको जो है इसका क्यूब जो है आपको पता होना चाहिए। 21 का क्यूब 9261 होता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। अदरवाइज यहाँ पर देखिए 21 का क्यूब आपको नहीं याद है तो आप यहाँ पर ट्री मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हैं।
ठीक है। बट यहाँ पर देखिए राशि जो है प्रिंसिपल जो है आपको बताया गया था, यहाँ पर ये प्रिंसिपल है और ये आपके पास अमाउंट है। प्रिंसिपल आपको प्रश्न में बताया गया कितना है, 32,000 है। डेटा यहाँ पर 4 गुना लिखा हुआ है, तो अमाउंट भी आपके पास यहाँ पर 9261 ना होकर 4 गुना हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 6 चौके 24 हासिल 2, 4 दूनी का 8, 2 10 हासिल आएगी 1, 9 चौके 36, 1 37। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब ये देखिए इसमें मैंने फॉर्मूला बता रखा है a+b+c का होल स्क्वायर। उसमें आप यहाँ पर क्या करेंगे, c की जगह -c रख देंगे, तो a+b - c का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² + b² - c का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का c² ये आएगा। और ये प्लस के अंदर 2 × में ab होता है, यहाँ पर c आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस का bc हो जाएगा। और यहाँ पर भी c आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का c है। ये फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाएंगे तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पर 5 दे रखे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। और ये इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी, और इसकी वैल्यू आप यहाँ पर 10 रखेंगे तो 10 दूनी का 20 आएगा, और 20 इधर भेज देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा 20। और यहाँ पर ये आपके पास इस साइड जो बचा है a² प्लस का b² और प्लस का c², ये मैंने इस साइड लिख दिया, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इनका डिफरेंस 5 का आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। दो मीनारों P और Q के पाद के ठीक बीच से उनके शीर्ष के उन्नयन कोण आपको दे रखे 45 डिग्री 60 डिग्री, और P और Q की ऊंचाई का अनुपात आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर एक मीनार आप यहाँ पर ये मान लीजिए, ठीक है, और इसी तरह से आप एक मीनार जो है ये मान लीजिए, और इनका जो है बीच का बिंदु जो है आप यहाँ पर मान लीजिए, और यहाँ पर इससे जो है इनके शीर्ष के उन्नयन कोण आपको दे रखे, और यहाँ पर इनके आधारों के बीच की दूरी जो है, इस बिंदु से दूरी जो है वो भी आपको यहाँ पर बराबर दे रखी है, क्योंकि ये मध्य बिंदु से है। तो यहाँ पर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। इसकी हाइट h1 मान ले तो इसकी हाइट h2 मान लेंगे, ठीक है। ये आपके पास दो मीनार हो जाएंगे, ये P हो जाएगी और ये Q हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको P की हाइट और Q की हाइट का जो है रेशियो कैलकुलेट करके बताना है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वाला एंगल 45 डिग्री है और ये वाला एंगल आपके पास अगर 60 डिग्री है, तो इसमें आप यहाँ पर tan 60 का मान लगा दीजिए। tan 60 का मान लगाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, h2/x आ जाएगा। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, h2/√3 आ जाएगा। और इसी तरह से इस वाले ट्रायंगल के अंदर tan 45 का मान लगाएंगे तो tan 45 बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, h1/x आ जाएगा। और यहाँ पर tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर तिरछा गुणा कराएंगे तो x बराबर आपके पास h1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास x बराबर, इसमें तो कितना है h2/√3 और इसमें x बराबर h1 है, जबकि यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी जो आपके पास सेम थी, तो यानी कि ये बराबर होना चाहिए। ये h1 जो है आपके पास किसके बराबर होना चाहिए, h1 बराबर होना चाहिए h2/√3 के। तो जब आप h1 और h2 का रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो 1/√3 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। अब ये आपके पास आसान सा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 8 चौके 32 हो जाएगा, 8 त्रिका 24, इसमें ऐड कराएंगे तो ये आपके पास 50-70 हो जाएगा। 70 में से 6 माइनस किया ऊपर आ जाएगा 64। बट्टे के अंदर यहाँ पर देखिए ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट पहले सोल्व करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, 4 से कटेगा 10 आ जाएगा, 10 से यहाँ पर गुणा कराएंगे 3 को 30 आ जाएगा, 30 37 में से गया 7 आ जाएगा, 64/7। अब इसमें देखिए a बराबर 60 डिग्री आपको रखना है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 8 इंटू में कोस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 प्लस के अंदर, ये आपके पास 7 इंटू में सेक 60 का मान क्या हो जाएगा, सेक 60 का मान हो जाएगा 2, और यहाँ पर माइनस के अंदर tan 60 का मान होता है √3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा बट्टे के अंदर 10 इंटू में, यहाँ पर देखिए a की वैल्यू अगर आप 60 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर ये आपके पास a/2 है, यानी कि आपके पास 60/2 होगा, यानी कि 30 डिग्री बन जाएगा। और sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। कैलकुलेट कर दीजिए, आपके पास यहाँ पर बट्टे में 5 आ जाएगा। इसको मैं अलग कलर से काट देता हूँ, यहाँ पर ये 2 से काटेंगे ये 5 आ जाएगा, ठीक है, और ये 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा, 7 दूनी का 14, 4 18 में से 3 गया, ऊपर बचेगा 15 बट्टे में 5, यानी कि 3 जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 22 से विभाज्य लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। तो 22 से विभाज्य होगी वो संख्या यहाँ पर 2 और 11 से डिवाइड होनी चाहिए। अब 2 से डिवाइड होनी चाहिए, इसका मतलब आपका यूनिट डिजिट जो है, संख्या का यूनिट डिजिट जो है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 8 हो सकता है, ठीक है।
बट यहाँ पर देखिए ये संख्या 5 से डिवाइड होनी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पर यूनिट डिजिट जो है, इकाई का अंक जो है ये आपके पास 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इकाई का अंक 0 होगा वो संख्या 5 से विभाज्य होगी और 5 से विभाज्य होने नहीं चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 तो वैसे नहीं हो सकता। और 2 से डिवाइड होनी चाहिए, इसका मतलब इकाई अंक सम अंक होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वैसे नहीं हो सकता। अब बचे 2 ऑप्शन। अब इसमें से आपको यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या सेलेक्ट करनी है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या सेलेक्ट करनी है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे के आंसर लगा दीजिए। अदरवाइज यहाँ पर देखिए पूरा कैलकुलेट आप करना चाहते हैं तो इसमें 11 का डिविजिबिलिटी भी आप चेक करके देख लीजिए कि क्या ये संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं। देखिए यहाँ पर ये आपके पास यहाँ पर 4 2 6 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो 6 3 9 2 11, यानी कि 11 - 11 0 आपके पास आ रहा है, यानी कि संख्या 11 से डिवाइड है, तो ये आप आंसर लगा देंगे। इसमें भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर ये संख्या 11 से डिवाइड है या नहीं। ये 6 हो जाएगा, ये 6 5 11 हो जाएगा, ये आपके पास 8 3 11, ये भी 11 से डिवाइड है, और यहाँ पर 2 से भी डिवाइड है, मतलब आंसर तो ये भी हो सकता है। बट यहाँ पर ये छोटी संख्या है, आपसे बड़ी संख्या पूछी गई थी, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 30% का लाभ कमाता है। यदि उसे वस्तु की बिक्री पर 39.90 का लाभ होता है तो यहाँ पर वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। इस टाइप का प्रश्न भी हम काफ़ी ज़्यादा बना चुके हैं। ये आपके पास कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये मार्क प्राइस हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब यहाँ पर 28% का डिस्काउंट, 100 में से 28 माइनस करेंगे, यानी कि 72 यूनिट आपके पास ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। 30% का प्रॉफिट, 100 में 30 ऐड करेंगे तो 130 यूनिट का आपके पास यहाँ पर मार्क प्राइस हो जाएगा। यदि उसे वस्तु की बिक्री पर इतने का लाभ होता है। देखिए सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, मार्क प्राइस पर छूट दी जाती है, तो यहाँ पर 28% की छूट, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताई थी 7/25, 25 पर यहाँ पर 7 की छूट, इसका 18/5, 18/25 इसका कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 18 3 54, और ये 23 हो जाएगा, ये 0 और बट्टे के अंदर 25, 25 से डिवाइड करेंगे, 25 नमा 225, और ये आपके पास यहाँ पर 25 नमा 225 हो जाएगा, बचेगा कितना 9 25 3 75, और ये आपके पास 15 बचेगा, 25 1 150। तो प्रॉफिट देख लीजिए कितने का हुआ, 18 और ये 3.6, यानी कि यहाँ पर ये 21.6 का प्रॉफिट हुआ। जबकि आपको प्रॉफिट प्रश्न में दे रखा है, कितना दे रखा है, 39.90 का दे रखा है। तो आपसे यहाँ पर मार्क प्राइस पूछा गया था, यानी कि 130 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो आप क्या करेंगे 39.90 बटे 21.6 से इसको डिवाइड करके जो है कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पर ये 0 लगा सकते हैं, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, और ये आप यहाँ पर 0 से ये 0 काट देंगे, ऊपर 13 से गुणा करा लेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 13 नमा 117 हासिल 11 आ जाएगी, 13 नमा 117 और 11 128 हो जाएगा, हासिल 12 आ जाएगी, 13 3 39 और 12 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, और बट्टे के अंदर 216। अब 216 का देखिए इसमें डिवाइड यहाँ पर 2 बार चला जाएगा, क्या आपके पास 432 हो जाएगा, यानी कि 2 बार चला जाएगा। और बचा कितना 432, ये 518 में से घटाएंगे तो ये आपके पास है 68 और ये 18, ठीक है। तो ये 432 माइनस क्या, ये 68 18, ये आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 76, और ये 86 बचा, उतारेंगे यहाँ पर 7, यानी कि 867। अब इसमें देख लीजिए कितने बार भाग चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा कि 16 4 64, और यहाँ पर ये 864 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 बार भाग चला जाएगा, जैसे ही 4 बार भाग गया तो आप इसको आंसर टिक कर देंगे, ठीक है। यानी कि 240 आपके पास यहाँ पर ये लगभग में आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, ये आपके पास यहाँ पर निकटतम जो है आपके पास आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, श्याम अपनी कार को 30 किलोमीटर जो है 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है और अगले 1 घंटे 20 मिनट के लिए जो वह इसे 51 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो टोटल डिस्टेंस देख लीजिए आपके पास बटे टोटल टाइम कितना हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 30 किलोमीटर की है, प्लस यहाँ पर आप टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो चाल इंटू में समय कराएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास टोटल टाइम जो है ये कितना हो जाएगा भाई, एक सही 1/3 आएगा, एक सही आपके पास 1/3 आएगा, यानी कि 3 और 1 4/3 आपके पास ये टोटल टाइम आ जाएगा। तो 4/3 से आप यहाँ पर गुणा करा देंगे 51 को, ये आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी बट्टे में टोटल टाइम। यहाँ पर टोटल टाइम कितना हो जाएगा, देखिए दूरी बट्टे आप चाल कराएंगे, यानी कि 30/45 कराइए भैया आप। अगर यहाँ पर देखिए 30/45 कराएंगे तो यहाँ पर टाइम आपके पास कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो 2/3 आप यहाँ पर लिख लेंगे, और प्लस के अंदर यहाँ पर ये 4/3 घंटे का टाइम था, और ये आपके पास बराबर जो है एवरेज स्पीड आ जाएगी।
तो यहाँ पर ये 17 3 51 हो जाएगा, 17 4 68 इसमें ऐड करेंगे, ऊपर 98 हो जाएगा बट्टे के अंदर। ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 6/3 यानी कि 2 आ जाएगा। और यहाँ पर जो है 49 आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी km/h में। इसमें देखिए ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए का समद्विभाजक बीसी पर बिंदु डी पर मिलता है। यदि ए बी बराबर ये है, ए सी बराबर ये है, ए बी डी बराबर ये है, तो ए बी सी ट्रायंगल एबीसी का जो है परिमाप आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी और ये सी। इसमें आपको यहाँ पर ए बी दे रखा 9.6 और ए सी आपको दे रखा 11.2। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये आपको एक बिंदु डी भी दे रखा है। ये ए डी जो है इसका यहाँ पर समद्विभाजक है एंगल ए का, ये आपसे यहाँ पर बोला गया, ठीक है, यानी कि इसको एंगल को बाइसेक्ट करता है। और यहाँ पर जो है बी डी का मान आपको बताएगा 4.8। तो यहाँ पर सी डी देखिए आप कैलकुलेट कर लेंगे एक्स मान के, और यहाँ पर जो है परिमाप आपसे पूछा गया था तो सभी को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लग जाएगी, यानी कि यहाँ पर इसका इसके साथ रेशियो, इसका इसके साथ रेशियो आपस में बराबर होगा, यानी कि 9.6 का 4.8 के साथ रेशियो 11.2 अपॉन एक्स के साथ रेशियो बराबर होगा। तो ये 2 बार कट जाएगा। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2 का इधर भाग लगाएं तो 5.6 आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू 5.6 है। तो आपको यहाँ पर परिमाप कैलकुलेट करना था, यानी कि पेरीमीटर आपको कैलकुलेट करना था। तो इन सभी को ऐड करा देंगे, यानी कि 9.6 प्लस का आप करेंगे 11.2 और प्लस कर देंगे 4.8 प्लस 5.6, कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपके पास 20 और ये 20.8 बनेगा, और ये प्लस के अंदर ये 9 और यहाँ पर ये 10.4 बन जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे तो ये 30 और ये 31.2 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। निम्न आकृति में जो है पी और क्यू 2 वृत्तों के केंद्र हैं, और वृत्त जो है बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। पी ए दोनों वृत्तों को आगे बढ़ाने पर यह है वृत्तों से सी और डी पर मिलती है। तो यहाँ पर ये पी ए को हमने यहाँ पर दोनों और आगे बढ़ाया। ये यहाँ पर जो है जिस बिंदु पर ये ए बिंदु पर काट रही है, ठीक है, ये आप थोड़ा सा देख लेना। और इसमें जो है यदि सी पी भी बराबर 100 डिग्री है तो एक्स का मान आपको कैलकुलेट करके बताना है। देखिए यहाँ पर ये आपको 100 डिग्री बताया गया। तो जीवा द्वारा जो है परिधि पर ये केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होता है, सॉरी व्यास द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 180 डिग्री होता है। तो 100 डिग्री ये हो गया, तो 80 डिग्री आपके पास ये बचा। अब अगर हम यहाँ पर इनको मिला दें ए को और बी को, तो ये आपके पास यहाँ पर इस वृत्त की क्या होगी, जीवा होगी। तो मैं इसको रेड कलर से यहाँ पर बना देता हूँ। ए को मैंने यहाँ पर बी से मिला दिया, ठीक है। तो ये इस वृत्त के आपके पास जो है जीवा होगी, इन दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा होगी। और यहाँ पर देखिए आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इस वाले वृत्त की त्रिज्या है, तो ये भी इस वृत्त की त्रिज्या, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो ये 80 डिग्री हो गया, तो बाकी के 2 कोण बराबर होंगे, यानी कि ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। ये 80 डिग्री है, तो बच गया कितना, 100 डिग्री, यानी कि यहाँ पर 100 का आधा करेंगे तो 50 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल आपके पास कितना आया, 50 डिग्री आया। समझ लीजिएगा आप, ठीक है। बस ये 50 डिग्री आपके पास आया। अब यहाँ पर ये 50 डिग्री आ चुका है, और एक रेखा पर बना कोण टोटल 180 डिग्री होता है, यानी कि ये वाला कोण यहाँ पर कितना बच गया, ये 50 डिग्री हो गया, यानी कि आपके पास यहाँ पर 130 डिग्री बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें एक जीवा और खींचते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बी को डी से मिला देते हैं तो ये इस वाले बड़े वाले वृत्त की जीवा होगी। और हमें पता है कि जीवा द्वारा जो है वृत्त की परिधि पर बनाया गया कोण का आधा जो है केंद्र पर बनाया गया कोण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, डी ए बी, और ये वाला बिंदु आप कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर जो है आप इसको एक्स मान लीजिए, ठीक है। एक्स तो आपने यहाँ पर एंगल को मान रखा है, तो इसको आप यहाँ पर वाई मान लीजिए। तो यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। ये चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 130 डिग्री, तो इसके सामने का कोण कितना बच गया, 50 डिग्री। अब यहाँ पर केंद्र पर बना कोण क्या होता है, केंद्र पर बना कोण यहाँ पर परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुना 50 करेंगे, यानी कि 100 डिग्री जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। बाकी देखिए इतना ज़्यादा डिफिकल्ट प्रश्न है नहीं। इसमें देखिए 2015 में जो है कंपनी ए द्वारा बेचे गए टीवी सेटों की संख्या
का कंपनी बी द्वारा बेचे गए टीवी सेटों की संख्या से अनुपात कितना, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो इंग्लिश वाले इसे यहाँ पर पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब इसमें देखिए ए में जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 64 है, 64 का यहाँ पर टोटल 75%, क्योंकि यहाँ पर ये डेटा प्रतिशत में और यहाँ पर ये आपके पास निर्मित टोटल टेलीविजन सेट है और यहाँ पर बेचे गए टीवी सेटों का यहाँ पर प्रतिशत आपको दे रखा है ऑरेंज कलर में, ठीक है। तो 64 का आप यहाँ पर 75% कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर देखिए इसमें आप जो है बी का देखेंगे, कंपनी बी का देखेंगे तो यहाँ पर ये टोटल 90 है और 90 का 64% कैलकुलेट करेंगे, 90 का 64%। अब इन दोनों का आप यहाँ पर रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि आपसे रेशियो पूछा गया था। काट दीजिए, ये 100 से यहाँ पर ये 100 कट जाएगा और यहाँ पर 64 से ये 64 कट जाएगा, 15 पंचे 75 हो जाएगा और 15 छिके 90 हो जाएगा, यानी कि 5:6 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए 3 संख्याओं का योग आपको बताया गया। यदि पहली संख्या का दूसरी से अनुपात आपको दे रखा है तो दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात ये है, तो तीसरी संख्या कैलकुलेट करनी है। देखिए पहली, दूसरी और ये तीसरी संख्या आपको दे रखे हैं। पहली का दूसरी के साथ रेशियो दे रखा 2:3 और दूसरी का तीसरी के साथ दे रखा 5:8। तो आप इनका एक साथ जब रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 के सामने 3 और 5 के सामने 5, तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा, 5 3 का 15 हो जाएगा, 8 3 का 24 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो ये 25 और 24 यानी कि टोटल 49 यूनिट आपके पास हुआ, जबकि योग आपको बता रखा है प्रश्न में 98 है, यानी कि डेटा यहाँ पर 2 गुना दे रखा है। आपसे यहाँ पर जो है तीसरी संख्या पूछी गई है, तो तीसरी संख्या जो है आपकी जो है 24 ना होकर 24 का ये भी आपके पास यहाँ पर 2 गुना हो जाएगी, यानी कि 48 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एक नाव धारा की दिशा में जो है 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय कर सकती है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो आपको दे रखा है, तो नाव धारा की दिशा में जो है इतने की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो सबसे पहले तो देखिए इससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप धारा की दिशा में चाल जो है यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई 56 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर 3.5 घंटे में कवर हो रही है। एक्स यहाँ पर स्थिर जल में नाव की चाल है, वाई धारा की चाल है, तो धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस का वाई, और ये बराबर जो है आपके पास दूरी बटे समय आ जाएगा, यानी कि 56 बटे आप करेंगे 3.5, तो ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर आ जाएगा गुणा में 10 और यहाँ पर 5 से इसको काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 7, 7 8 56 हो जाएगा, 8 दूनी का 16 आपके पास किलोमीटर पर आवर जो है ये धारा की दिशा में चाल आ चुकी है। और धारा की दिशा में इतनी दूरी कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर 41.6 किलोमीटर की दूरी 16 की स्पीड से कवर होगी, तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 0 आ जाएगा, 16 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 16 दूनी का 32 हो जाएगा, बचा कितना 9 बचा उतारेंगे 6, 16 छिके 96 हो जाएगा और एक स्थान पर दशमलव, यानी कि 2.6 घंटे का यहाँ पर टाइम लगेगा। तो ये थे आपके पूरे 25 के 25 प्रश्न, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।